नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टोरी हाउस चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं शर्लॉक होम्स की एक नई कहानी, द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड, धब्बेदार फीते का रहस्य। इस कहानी के सूत्रधार हैं शर्लॉक होम्स के सहयोगी और उनके प्रिय मित्र डॉक्टर वॉटसन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड। पिछले 8 वर्षों में 70 मामलों की तहकीकात के दौरान मैंने अपने दोस्त शर्लॉक होम्स के बारे में ये जाना कि वो कोई भी मामला अपने जिम्मे तभी लेता था जब उसमें कोई विशिष्टता होती या फिर रोमांच होता। इनमें से एक मामला है जो अपने विलक्षण विशेषताओं के लिए मुझे आज भी याद है, सुप्रसिद्ध स्टोक मोरान का रॉयलार्ड्स परिवार का केस। इस केस की गोपनीयता को लेकर हम वचनबद्ध थे, पर पिछले महीने ही उस महिला जिससे हमने वादा किया था, उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात हम वचन से मुक्त हो गए। साथ ही साथ डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉर्ड की मृत्यु को लेकर काफी अफवाह है। तो अब समय आ गया है कि उनकी मृत्यु से जुड़े हुए तथ्यों को सामने लाया जाए। ये उन दिनों की बात है जब मैं और शर्लॉक बेकर स्ट्रीट में साथ रहा करते थे। 1883 में अप्रैल का शुरुआती समय था। एक सुबह शर्लॉक पूरी तरह तैयार होकर मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। यहां मैं बता दूं, शर्लॉक देर से उठने वालों में से है और घड़ी में बस 7:15 ही बजे थे। तो उसे तैयार देख मैं थोड़ा हैरान हो गया। तुम्हें जल्दी उठाने के लिए माफी चाहता हूं वॉटसन, पर आज सुबह मिसेस हडसन को किसी ने जल्दी जगा दिया। मिसेस हडसन ने मुझे और मैंने तुम्हें। क्या बात है, कहीं आग लगी है क्या? मैंने गुस्से में पूछा। नहीं, एक मुवक्किल है। एक युवती आई हुई है, काफी घबराई है और मुझसे मिलना चाहती है। बैठक में हमारा इंतजार कर रही है। अब इतनी सुबह अगर कोई युवती मेट्रोपोलिस में भटकती हुई लोगों को नींद से जगा रही है तो मानना पड़ेगा कि मामला संजीदा है। मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग मामला है और तुम इसकी तहकीकात के बारे में शुरुआत से जानना चाहोगे, तो इसलिए तुम्हें जगा दिया। बेशक मेरे दोस्त, मैं किसी भी हाल में इसे मिस नहीं करना चाहूंगा, मैंने उत्साहित होकर कहा। होम्स को उसकी तहकीकात करते हुए देखने से ज्यादा दिलचस्पी मुझे और किसी भी चीज में नहीं। किस तरह वह हर मामले की जटिल समस्याओं का हल ऐसे निकालता है मानो जैसे उसने अपने अंतर्ज्ञान से इसका हल निकाला हो, पर उसके हर हल में एक तार्किक आधार है। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और अपने दोस्त के साथ बैठक में पहुंचा। एक महिला काले रंग के कपड़े पहने हुए, चेहरा नकाब से ढका हुआ, हमें देखकर उठ खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग मैडम, होम्स ने खुश मिजाज में कहा। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। ये मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी डॉक्टर वॉटसन। आप इनके सामने सारी बातें खुल के बता सकती हैं। ओह, बहुत बढ़िया। देखकर खुशी हुई कि मिसेस हडसन ने पहले से ही आग जला रखी है। आप तो कांप रही हैं। मैं आपके लिए एक कॉफी मंगवाता हूं, महिला ने धीमी आवाज में कहा। ठंड से नहीं कांप रही हूं मैं, फिर डर से मिस्टर होम्स। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वाकई में उसकी स्थिति दयनीय थी। चेहरा घबराहट से सफेद पड़ चुका था और आंखें भयभीत बेचैन।
महिला की उम्र लगभग 30 साल की होगी। छोटे बाल जो समय से पहले ही सफेद हो चुके थे। शर्लॉक होम्स ने महिला पर तीव्र नजर डालते हुए उसकी परिस्थिति को समझा। शर्लॉक ने उसकी बाहें थपथपाते हुए सहानुभूति से कहा, आप डरिए नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम सब ठीक कर देंगे। देखकर लगता है आप सुबह के ट्रेन से आई हैं, तो फिर आपको सब पता है? नहीं, पर आपने अपने बाएं दस्ताने की हथेली में वापसी ट्रेन की टिकट को पकड़ रखा है। आप काफी सुबह निकली हैं और स्टेशन पहुंचने का रास्ता भी काफी खराब रहा होगा। महिला थोड़ी चौंक गई और आश्चर्य होकर मेरे दोस्त की ओर देखने लगी। होम्स हंसते हुए, घबराइए नहीं, इसमें कोई रहस्य नहीं है। आपकी जैकेट की बाई बाहों पर 7 जगह ताजा कीचड़ के छींटे लगे हुए थे। डॉग कार्ट ही इसी तरह के कीचड़ फैलाता है, स्पेशली तब जब आप चालक के बाएं तरफ बैठी हुई हो। आप सही कह रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे से पहले अपने घर से निकली हूं। 6:20 पर लेदरहेड पहुंची और पहली ट्रेन लेकर वाटरलू आई हूं। असल में मुझसे ये तनाव और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपनी बात बता सकूं, सिवाय एक के, पर वो चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मिस्टर होम्स, मैंने आपके बारे में मिसेस फेरेंटोस से सुना था। आपने उनके बुरे वक्त में उनकी मदद की थी। उनसे मुझे आपका एड्रेस मिला। सर, आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप मेरी इस परिस्थिति में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, पर इस समय मेरे पास आपको आपके पारिश्रमिक देने की क्षमता नहीं है। पर अगले महीने 1.5 महीने बाद मैं शायद आपको आपका पारितोषिक दे पाऊं। शर्लॉक ने अपनी दराज से एक छोटी केस बुक निकालकर कहा, फेरेंटोश, ओह यस, मुझे याद है। असल में वॉटसन, ये तुम्हारे आने से पहले का मामला है। मैडम, मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी एहतियात से हमने आपके दोस्त के मामले की तहकीकात की थी, उतनी ही एहतियात मैं आपके मामले में बरतूंगा। और जहां तक मेरे पारिश्रमिक की बात रही, आप अपने सहूलियत के हिसाब से मामले की छानबीन के दौरान आने वाले खर्चों का भुगतान कर दीजिएगा। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने मामले के बारे में खुलकर हमें बताएं। चिंता की बात तो ये है मिस्टर होम्स कि मेरा डर और मेरे संदेह इतने अस्पष्ट हैं और इतनी छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित हैं कि जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, वो भी मेरी बात सुनकर समझता है कि मेरा संदेह एक घबराई हुई महिला की कल्पनाएं हैं। पर मैंने सुना है मिस्टर होम्स कि आप इंसान के अंदर छुपे हुए क्रूरता को भी भांप लेते हैं। अब आप ही मुझे सलाह दीजिए कि किस तरह मैं इस परिस्थिति से निकलूं। मैडम, आप आगे बताएं। मेरा नाम हेलेन स्टोनर है। मैं अपने सौतेले पिता के साथ सरे के पश्चिमी हिस्से में रहती हूँ। मेरे सौतेले पिता इंग्लैंड के पुराने सैक्सन परिवार टोकमोरान के रॉयलॉर्ड्स के आखिरी वंशज हैं। होम्स ने सर हिलाते हुए कहा, ये नाम मुझे सुना हुआ लग रहा है। उनका परिवार एक समय इंग्लैंड के रईस परिवारों में से था। उनकी रियासत
उत्तर में बर्कशायर से लेकर पश्चिम में हैम्पशायर तक थी, पर पिछले 200 सालों में इनके पूर्वजों की असावधानी और बेकार स्वभाव के तहत उन्हें अपने जायदाद से हाथ धोना पड़ा। अब बस बचा हुआ है कुछ एकड़ की जमीन और एक 200 साल पुराना मकान जो कर्ज के लिए गिरवी रखा गया है। इस परिवार की आखिरी सदस्य मेरे सौतेले पिता ने अपने आप को नए हालात के अनुसार ढालते हुए मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और कलकत्ता चले गए। वहां उन्होंने अपने वृत्तिक कौशल के बल पर अच्छी खासी प्रैक्टिस जमा ली थी। पर एक बार एक चोरी के सिलसिले में गुस्से में आकर उन्होंने अपने खास बटलर को मारकर अधमरा कर दिया। वे किसी तरह फांसी से बचकर लंबी सजा काट कर इंग्लैंड वापस लौट आए। जब डॉक्टर रॉयलॉट भारत में थे, उन्होंने मेरी माँ मिसेस स्टोनर से शादी की। मेरे पिता बंगाल आर्टिलरी के मेजर जनरल थे। मैं और मेरी जुड़वा बहन 2 साल के थे जब मेरी माँ ने दूसरी शादी की। हमारी माँ के पास पर्याप्त धन था जो सालाना 1000 पाउंड से कम न था, और जब हम डॉक्टर रॉयलॉट के साथ थे, हमारी माँ ने अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी थी, इस उपबंध में कि जब हम दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तब वो हमें एक निश्चित सालाना रकम देंगे। हमारे इंग्लैंड लौटने के तुरंत बाद ही मेरी माँ मर गई। क्रू के समीप एक रेल दुर्घटना में 8 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद डॉक्टर रॉयलॉट ने लंदन में प्रैक्टिस में खुद को जमाने की अपनी कोशिशों को त्याग कर दिया और उनके साथ जीवन बिताने के लिए हमें लेकर वो स्टॉक मोरॉन के पुराने पारिवारिक मकान में आ गए। हमारी माँ ने जो धन छोड़ा था वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, और ऐसा लगता था कि हमारी खुशियों में कोई अवरोध नहीं होगा। किंतु इस समय तक हमारे सौतेले पिता के बर्ताव में काफी ज्यादा बदलाव आ गया था। हमारे पड़ोसी, जो पहले ये जानकर प्रसन्न हो गए थे कि स्टॉक मोरॉन के एक रॉयलॉट अपनी पुरानी पारिवारिक गद्दी पर वापस आ गए हैं, उनसे भी हमारे सौतेले पिता ने मेलजोल करने की बजाय अपने आप को मकान में बंद कर लिया था और कभी कभार ही बाहर आते थे ताकि उनके रास्ते में पड़ने वाले किसी भी शख्स से उनका झगड़ा ना हो जाए। स्वभाव की हिंसकता का पागलपन तक पहुंचना इस परिवार के पुरुषों में आनुवांशिक रहा है, और अपने सौतेले पिता के मामले में मेरा यकीन है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लंबे समय तक उनके निवास करने के कारण ये और भी बढ़ गया था। बहुत सारी लज्जाप्रद लड़ाइयाँ हुई, जिनमें 1-2 का अंत तो पुलिस न्यायालय में हुआ था। अंततः वो गांव के लिए एक दहशत बन गए और उनके समीप आते ही लोग बचने लगे, क्योंकि वह अत्यधिक शक्तिशाली है और क्रोध में पूर्णतः अनियंत्रित हो जाते हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने एक स्थानीय लोहार को एक मुंडेर से उठाकर जोर के साथ झरने में फेंक दिया था। इस घटना के लोक खुलासे को टालने के लिए मैंने अपने इकट्ठा किए हुए धन का इस्तेमाल किया और लोहार को भुगतान दिया। उन भटकते बंजारों को छोड़कर उनका कोई मित्र नहीं था। उन्होंने पारिवारिक भू संपत्ति की कटीली झाड़ियों वाली कुछ एकड़ जमीनों पर इन खानाबदोशों को तंबू लगाने की अनुमति दे दी थी और बदले में उनके तंबुओं में आतिथ्य और कभी कभार सप्ताह के अंत में उनके साथ घूमना फिरना स्वीकार करते थे। उन्हें भारतीय जानवरों का भी जबरदस्त शौक है। यह उन्हें एक प्रेषक द्वारा भेजे जाते हैं और इस समय उनके पास एक चीता और एक बबून है। ये जानवर उनकी जमीनों पर स्वच्छंद विचरण करते हैं और इनसे गांव वाले लगभग
उतने ही भयभीत रहते हैं जितना कि इनके मालिक से। मैंने जो कुछ कहा है उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरी बेचारी बहन जूलिया और मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी। कोई नौकर हमारे साथ कभी टिक ही नहीं पाया और घर के सारे कामों को काफी लंबे अरसे तक हमने किया है। अपनी मौत के समय जूलिया केवल 30 साल की थी और उसके बाल पहले से ही सफेद होने शुरू हो गए थे, जैसे मेरे हो गए हैं। तो तुम्हारी बहन मर चुकी है? अभी 2 साल पहले ही उसकी मृत्यु हुई है और यह उसकी मृत्यु ही है जिस वजह से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप समझ सकते हैं कि ऐसी जिंदगी जैसी मैंने वर्णन की है गुजारते हुए हमारे पास कम ही संभावना थी कि हम अपनी आयु और स्तर के किसी व्यक्ति से मिल सकते थे। तथापि हमारी एक मौसी थी, मेरी माँ की अविवाहित बहन मिस होनोरिया वेस्टफेल, जो हैरो के समीप रहती हैं और थोड़ी देर के लिए कभी कभार हमें उनके घर जाने की अनुमति थी। 2 साल पहले जूलिया क्रिसमस पर वहां गई थी। वहां नौसेना के एक हाफ पे मेजर से मिली, जिससे उसकी सगाई कर दी गई। जब मेरी बहन लौटी तो मेरे सौतेले पिता को इस सगाई का पता चला और उन्होंने इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई। किंतु शादी के लिए निर्धारित की गई तिथि से 15 दिन पहले ही वह भयानक घटना घटी जिसने मुझसे मेरे एकमात्र साथी को भी छीन लिया। शर्लॉक होम्स अपनी आंखें बंद किए और अपने सिर को तकिए से धंसाए अपनी कुर्सी में पीछे झुका हुआ था। फिर उसने अपनी पलकों को आधा खोला और अपने अतिथि की तरफ सरसरी नजर फेरी। कृपया विवरणों को यथा तथ्य ही बताएं, उसने कहा। ऐसा करना मेरे लिए आसान है क्योंकि उस भयानक रात की प्रत्येक घटना मेरी यादों में छप गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह विशाल कोठी बहुत पुरानी है और अब उसका केवल एक हिस्सा रहने के लिए इस्तेमाल होता है। इस हिस्से में शयन कक्ष भूतल पर है और बैठक के कमरे बिल्डिंग के केंद्रीय भाग में हैं। इन शयन कक्षों में पहला डॉक्टर रॉयलॉट का है, दूसरा मेरी बहन का और तीसरा मेरा है। इन कमरों में आपस में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर रही हूं? बिल्कुल सही तरीके से। तीनों कमरों की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती हैं। उस हादसे वाली रात डॉक्टर रॉयलॉट जल्दी ही अपने कमरे में चले गए, यद्यपि हम जानते थे कि वह इतनी जल्दी सोने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि भारतीय सिगार जिसे पीने की उनकी आदत थी, उसकी तेज गंध से मेरी बहन को परेशानी होती थी। अतः वह अपना कमरा छोड़कर मेरे कमरे में आ गई। वहां वो कुछ देर बैठी थी और अपने होने वाले विवाह के बारे में बातें करने लगी। 11 बजे वो मुझसे विदा लेने के लिए उठी, किंतु दरवाजे पर जाकर वो रुकी और मुड़कर फिर पीछे देखा। हेलेन, मुझे बताओ, क्या कभी तुमने रात के सन्नाटे में किसी को सीटी बजाते हुए सुना है? कभी नहीं, मैंने कहा। मैं सोचती हूं कि कहीं नींद में तुम खुद ही तो सीटी नहीं बजाती। निश्चित तौर पर नहीं, परंतु क्यों? क्योंकि पिछले कुछ रातों से मैंने हर बार सुबह के लगभग 3 बजे एक धीमी स्पष्ट सीटी की आवाज सुनी है। मैं कच्ची नींद वाली हूं और इस सीटी ने मुझे जगा दिया था। मैं बता नहीं सकती कि ये कहां से आई है, संभवत अगले कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछूंगी, क्या तुमने इसे सुना था?
नहीं, मैंने नहीं सुना। ये अवश्य ही खेत में रहने वाले वे अभागे बंजारे होंगे। बहुत संभव है, परंतु फिर भी यदि लॉन से आई थी तो मुझे आश्चर्य है कि तुमने इसे क्यों नहीं सुना था। ओह, लेकिन तुम्हारी तुलना में मैं ज्यादा गहरी नींद में सोती हूं। अच्छा, जो भी हो, इसका कोई बड़ा परिणाम नहीं होगा। मुझे देखकर वो वापस मुस्कुराई, दरवाजा बंद किया और कुछ क्षणों बाद मैंने ताले में उसकी चाबी के घुमाए जाने का स्वर सुना। वाकई क्या तुम लोग रात में दरवाजे को सदैव बंद करके ही सोते हो? होम्स ने पूछा। सदैव। और क्यों? मैं सोचती हूं मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने एक चीता और एक बबून पाल रखा है। जब तक हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर लेती तब तक हमें सुरक्षा का अनुभव नहीं होता था। ठीक है, कृपया अपने कथन को जारी रखते हुए आगे बताइए। उस रात मैं सो नहीं सकी। किसी आसन्न अनिष्ट का अस्पष्ट एहसास मुझ पर छाया हुआ था। आपको स्मरण होगा, मेरी बहन और मैं जुड़वा थे, और आप जानते हैं कि दो आत्माएं जो इतनी करीब जुड़ी हों, उन्हें बांधने वाला बंधन कितना सूक्ष्म होता है। यह एक सुनसान रात थी। तेज आवाज में हवा बाहर साए साए करके बह रही थी और खिड़कियों पर बारिश के जोर से पड़ने और छप छप कर पानी के छितराने की आवाजें आ रही थी। अचानक तूफान के इस सारे कोलाहल के बीच एक भयभीत औरत की जोरदार चीख फूट पड़ी। मैं जानती थी यह मेरी बहन की आवाज थी। मैंने अपने बिस्तर से उछल पड़ी। मैंने अपने चारों ओर शॉल लपेटा और गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, मुझे एक धीमी सीटी का स्वर सुनाई दिया, जैसा मेरी बहन ने बताया था, और कुछ क्षणों बाद एक खनखनाहट का स्वर सुनाई दिया, मानो धातु का कोई ढेर गिरा रहा हो। जैसे ही दौड़कर मैं गलियारे में पहुंची तो देखा कि मेरी बहन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। भयभीत होते हुए मैंने इसे देखा, ये ना जानते हुए कि अंदर क्या घटित हुआ था। गलियारे के लैंप से आ रहे प्रकाश में मुझे अपनी बहन दरवाजे के मुहाने पर दिखाई दी। उसका चेहरा भय से सफेद था और उसके हाथ सहायता के लिए इधर उधर टटोल रहे थे। वो यहाँ वहां लहराती हुई जैसे कोई शराबी हो। मैं उसकी तरफ भागी और उसे अपनी बाहों में ले लिया, किंतु उसी क्षण उसके घुटने उसका साथ छोड़ते दिखाई दिए और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो इस प्रकार से अकड़ गई थी जैसे कोई भयंकर पीड़ा में हो और उसके अंग बुरी तरह से ऐंठ गए थे। पहले मैंने सोचा कि वो मुझे पहचान नहीं पाई, किंतु जैसे ही मैंने उस पर झुकी, वो अचानक ही ऐसे स्वर में चीख कर बोल उठी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हे ईश्वर, हेलेन, ये एक पट्टी थी, छींटेदार पट्टी। कोई खास बात भी थी जिसे वो कहना चाहती थी, और उसने अपनी उंगली हवा में डॉक्टर के कमरे की तरफ इशारा किया, किंतु तुरंत ही आई एक ऐंठन ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उसके शब्द गले में ही अटके रह गए। मैं अपने सौतेले पिता को मदद के लिए जोर से पुकारती हुई बाहर भागी और वो अपने ड्रेसिंग गाउन में हड़बड़ी के साथ अपने कमरे से निकलते हुए मुझसे मिले। जब वो मेरी बहन के समीप पहुंचे तो वो अचेत थी। हालांकि
उसने उसके गले में ब्रांडी उड़ेली और गांव से चिकित्सीय सहायता मंगवाने के लिए भी भेजा, किंतु सारे प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि उसकी नब्ज धीरे धीरे डूब रही थी और अचेत अवस्था से उभरे बिना ही वो मर गई। मेरी प्यारी बहन का ऐसे भयानक अंत हुआ था। 1 मिनट, होम्स ने कहा, क्या तुम इस सीटी और धातु के स्वर के सुनाई देने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो? क्या तुम इसे शपथ लेकर कह सकती हो? ये वही प्रश्न था जिसे काउंटी कॉर्नर ने मुझसे पड़ताल के समय पूछा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने इसे सुना था, परंतु फिर भी तूफान के अकस्मात आने और पुराने मकान की चरमराहट के बीच संभव है कि मुझे धोखा हुआ हो। क्या तुम्हारी बहन औपचारिक परिधान में थी? नहीं, वो अपनी रात के परिधान में थी। उसके दाएं हाथ में माचिस की जली हुई तिली थी और बाएं में एक माचिस की डिब्बी। तो ये दर्शाता है कि जब खतरे का संकेत मिला तो उसने प्रकाश किया और इर्द गिर्द देखा। यह महत्वपूर्ण बात है। और उस कॉर्नर ने क्या निष्कर्ष निकाला? उसने मामले की बड़ी सावधानी से जांच पड़ताल की, क्योंकि डॉक्टर रॉयलॉट का बर्ताव जिले में काफी पहले से ही कुख्यात हो चुका था, किंतु मृत्यु की वजह का वो कोई संतोषजनक कारण नहीं खोज पाए। मेरे साक्ष्य दर्शाते थे कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई गई थी और खिड़कियां लोहे की चौड़ी पट्टियों वाले पुराने जमाने के कपाटों द्वारा बंद की जाती थी, जिन्हें हर रात बंद कर दिया जाता था। दीवारों को बजाकर सावधानी से कान लगाकर सुना गया और वे हर तरफ से काफी ठोस पाई गई। फर्श का भी गहनता से मुआयना किया गया, किंतु वही परिणाम निकला। चिमनी चौड़ी थी, पर ऊपर लगी 4 बड़ी सलाखों के वजह से अवरुद्ध थी। अतः यह निश्चित है कि जब मेरी बहन की मौत हुई वो बिल्कुल अकेली थी। इसके अतिरिक्त किसी बल प्रयोग के किए जाने का कोई निशान उसके ऊपर नहीं था। जहर के बारे में क्या विचार है? डॉक्टरों ने इसके लिए भी प्रशिक्षण किया था, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब इस बदनसीब औरत की मौत के कारण के बारे में तुम क्या सोचती हो? मेरा विश्वास है कि वो पूरी तरह से भय और मानसिक सदमे के कारण ही मरी है। हालांकि मैं कल्पना नहीं कर सकती कि वो क्या था जिसने उसे इतना भयभीत किया था। क्या बंजारे उस समय खेत में थे? हाँ, करीब करीब हमेशा ही कुछ बंजारे वहां होते हैं। और छींटेदार पट्टी के जिक्र से तुमने क्या निष्कर्ष निकाला था? कभी मुझे लगता है कि ये केवल बेहोशी की दशा में कही गई एक बहकी हुई बात थी। कभी लगता है कि ये संभवत खेत में रहने वाले बंजारों के समूह से संदर्भित कोई पट्टी है। कहीं ये वो छींटेदार रुमाल तो नहीं है जिसे उन बंजारों में से कई अपने सिर पर बांधते हैं। मैं नहीं जानती कि किस विचित्र आशय में उसने इसका जिक्र किया था। होम्स ने एक ऐसे व्यक्ति की भांति अपने सिर को हिलाया जो संतुष्ट नहीं हुआ हो। ये बातें काफी उलझी हुई है, होम्स ने कहा। तुम अपना व्याख्यान जारी रखो। तब से इस बात को 2 वर्ष बीत चुके हैं।
और अभी कुछ समय पहले तक मेरा जीवन इतना एकाकी रहा है जितना पहले कभी नहीं था। हालांकि 1 माह पहले मेरे एक प्रिय मित्र, जिसे मैं वर्षों से परिचित हूँ, उसने विवाह के लिए मेरा हाथ मांगकर मुझे सम्मानित किया है। उसका नाम आर्मिटेज है, पर्सी आर्मिटेज। रीडिंग के समीप क्रेन वाटर के मिस्टर री आर्मिटेज का दूसरा लड़का। मेरे सौतेले पिता ने इस विवाह के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं जताई और हम बसंत के दौरान में विवाह करने वाले हैं। 2 दिन पहले बिल्डिंग के पश्चिमी हिस्से में मरम्मत का कुछ काम शुरू किया गया और मेरे शयन कक्ष की दीवार तोड़ दी गई, जिस वजह से मुझे उस कमरे में स्थानांतरित होना पड़ा जिसमें मेरी बहन मरी थी, और उसी पलंग पर सोना पड़ा जिस पर वो सोई थी। आप मेरे भय के रोमांच की कल्पना कर सकते हैं जब बीती रात बिस्तर पर जागते हुए मैं उसके भयानक अंत के बारे में सोच रही थी। तभी रात के सन्नाटे में अचानक मैंने धीमी सीटी की आवाज सुनी, जो उसकी खुद की मौत की अग्रदूत थी। मैं उछलकर खड़ी हो गई और मैंने लैंप जलाया, लेकिन कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं दोबारा पलंग पर जाने में बुरी तरह से भयभीत हो गई। जैसे तैसे मैं तैयार हुई और जैसे ही दिन का प्रकाश हुआ, मैं खुद को सामान्य किया और पीछे स्थित क्राउन सराय के समीप से एक बग्गी पकड़ी और लेदर हेड के लिए चल पड़ी। वहां से आज सुबह ही मैं आपसे मिलने और परामर्श लेने के एकमात्र उद्देश्य से आई हूं। तुमने बुद्धिमानी से काम लिया है, मेरे मित्र ने कहा, किंतु क्या तुम मुझे सारी बात बता चुकी हो? हाँ, सब कुछ। मिस रॉयलॉट, तुमने सब कुछ नहीं बताया। तुम अपने सौतेले पिता को बचा रही हो। क्यों? आपका क्या तात्पर्य है? जवाब में होम्स ने हमारे आगंतुक के घुटने पर रखे हाथ पर के काले कपड़े की झालर की किनारों को ऊपर सरकाया। उसकी गोरी कलाई पर एक अंगूठे और 4 उंगलियों के निशान थे। तुम्हारे साथ क्रूरता बरती गई है, होम्स ने कहा। महिला लज्जा से लाल हो गई और उसने अपनी घायल कलाई छिपा ली। वो एक कठोर आदमी है और शायद मुश्किल से ही वो अपनी शक्ति के विषय में जानता है। एक लंबी चुप्पी छा गई, जिसके दौरान होम्स ने अपनी होड़ी अपने हाथों पर टिका ली और चटचटाती हुई आग में घूरता रहा। ये बहुत गंभीर मामला है, अंततः उसने कहा। अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करने से पहले हजारों बातें जानने की मुझ में इच्छा होगी, किंतु गंवाने के लिए हमारे पास एक क्षण भी नहीं है। यदि हम आज स्टॉकमोरन आए तो तुम्हारे सौतेले पिता की जानकारी में आए बिना क्या हमारे लिए संभव होगा कि हम उन कमरों को देख सके? वे किसी अत्यावश्यक कार्य से आज शहर में आने की बात कर रहे थे। संभावित है कि वो पूरे दिन बाहर ही रहें और वहां आपको व्यवधान डालने के लिए कोई नहीं होगा। इस समय घर पर एक आया है, किंतु वो बूढ़ी और थोड़ी मूर्ख हैं और मैं आसानी से उन्हें रास्ते से हटा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। वॉटसन, तुम इस यात्रा के लिए अनिच्छुक तो नहीं? तब हम दोनों आएंगे। वैसे तुम स्वयं क्या करने वाली हो अभी? हालांकि मैं शहर में आई हूं तो 1-2 काम ऐसे हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहूंगी।
किंतु 12 बजे से पहले ही ट्रेन से लौट जाऊंगी ताकि आपके आने तक समय से वहां पहुंच जाऊं। दोपहर होने से पहले ही तुम हमारे पहुंचने की आशा कर सकती हो। मुझे स्वयं भी कुछ छोटे मोटे कामों को निपटाना है। क्या तुम रुकोगी नहीं और नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मुझे चलना चाहिए। मैंने आपको अपना कष्ट बता दिया है। मेरा मन पहले से काफी हल्का हो गया है। इस दोपहर आपसे पुनः मिलने की मैं उम्मीद करूंगी। अपने भारी काले घूंघट को उसने पुनः अपने चेहरे पर डाला और कमरे से निकल गई। वॉटसन, इस पूरे मामले के बारे में तुम क्या सोचते हो? अपनी कुर्सी में पीछे झुकते हुए होम्स ने पूछा। ये मुझे एक बेहद ही रहस्यमय और दुष्टतापूर्ण मामला लगता है। पर्याप्त रूप से रहस्यमय और पर्याप्त रूप से दुष्टतापूर्ण। फिर यदि वो महिला सही कह रही है कि दीवारें और फर्श अच्छी स्थिति में है और यह कि दरवाजे, खिड़की तथा चिमनी अगम्य है, तो उसकी बहन निस्संदेह उस समय अकेली थी जब वह अपने रहस्यमय अंत को प्राप्त हुई थी। तो फिर रात की इन सीटियों की आवाज और उस मरती औरत के उन अति विशिष्ट शब्दों का क्या अर्थ है? मैं सोच नहीं सकता। जब तुम रात की सीटियों और इस बूढ़े डॉक्टर से घनिष्ठता रखने वाले इन बंजारों के समूह की उपस्थिति को संयुक्त रूप से देखते हो, तब हमारे पास इस तथ्य पर विश्वास करने का प्रत्येक कारण है कि डॉक्टर अपनी सौतेली पुत्री का विवाह रोकने में हित रखता है। मरते समय पट्टी का उल्लेख करना और अंततः यह तथ्य कि मिस हेलेन स्टोनर ने एक धातु की खनखनाहट सुनी थी जो संभवत उन धातु की छड़ों में से एक के गिरने के कारण हुई थी, जो कपाटों के पास उनके अपने स्थान से गिरने से रोकने के लिए लगाई गई थी। मैं समझता हूं कि हमारे पास ये सोचने के लिए अच्छा आधार है कि उन पंक्तियों के समीप ही ये रहस्य सुलझ सकता है। लेकिन तब बंजारों ने क्या किया था, मैं कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी किसी धारणा में मैं कई आपत्तियां देखता हूं और मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक इसी वजह से हम आज स्टॉकमोरन जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपत्तियां घातक हैं या फिर वे समझकर सुलझाई जा सकती है। लेकिन पता नहीं वहां जाकर क्या होगा। तथ्य के आधार पर मेरे साथी ने अपनी बात रखी ही थी कि अचानक ही हमारा दरवाजा तेजी से आवाज करते हुए खुला और यह कि एक विशालकाय आदमी दरवाजे के छिद्र से दाखिल हुआ था। उसकी वेशभूषा एक व्यवसायी और एक कृषक का विशिष्ट मिश्रण था। उसने एक काली टॉप हैट, एक फ्रॉक कोट और एक जोड़ी गैटर पहनी हुई थी और उसके हाथ में हंटिंग क्रॉप लहरा रही थी। वो इतना लंबा था कि वस्तुत उसकी हैट दरवाजे की ऊपरी छड़ को स्पर्श कर गई थी और उसकी चौड़ाई इतनी प्रतीत होती थी मानो वो दरवाजे के दोनों सिरों को छू रहा हो। एक लंबा चेहरा जिस पर सूर्य से झुलसकर पीली पड़ चुकी थी, हजारों झुर्रियां थी और जिस पर शैतानियत का हर मनोभाव इंगित होता था। हम में से एक से दूसरी तरफ बढ़ा था। इस दौरान उसकी धसी हुई, गुस्से से भरी
आंखें और उसकी ऊंची पतली मांस रहित नाक उसे कुछ हद तक एक क्रूर बूढ़ी शिकारी चिड़िया के सदृश बना रही थी। तुम में से होम्स कौन है? इस विचित्र शख्स ने पूछा। मेरा नाम है, मेरे साथी ने शांतिपूर्वक कहा। मैं स्टॉक मोरॉन का डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट हूं। वास्तव में डॉक्टर? होम्स ने नीरस ढंग से कहा। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी सौतेली पुत्री यहां आई है। मैंने उसका पीछा किया है। उसने तुमसे क्या बात कही है? वर्ष के इस समय के हिसाब से थोड़ी सर्दी है, होम्स ने कहा। उसने तुमसे क्या बात कही है? बूढ़ा व्यक्ति कुपित होते हुए चीखा। किंतु मैंने सुना है इससे क्रॉक्स की फसल के अच्छे होने का प्रत्याश है। अविचलित होते हुए मेरे साथी ने अपनी बात जारी रखी। अच्छा, तुम मुझे टाल रहे हो क्या? हमारे नए आगंतुक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए और हंटिंग क्रॉप को घुमाते हुए कहा। मैं तुम्हें जानता हूं बदमाश। मैंने तुम्हारे बारे में पहले से सुन रखा है। तुम काम में टांग अड़ाने वाले होम्स हो। मेरा मित्र मुस्कुराया। काम में टांग अड़ाने वाला होम्स? उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। होम्स, स्कॉटलैंड यार्ड जैक इन ऑफिस। होम्स पूरी तरह से खिलखिलाकर हंसा। तुम्हारी बातचीत बड़ी ही मनोरंजक है, उसने कहा। जब तुम बाहर जाओ तो दरवाजा बंद करते जाना, क्योंकि पहले से ही तेज हवा चल रही है। मैं तब जाऊंगा जब मैं अपनी बात कह लूंगा। मेरे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना। मैं जानता हूं कि मिस टोनर यहां आई थी। मैंने उसका पीछा किया था। मैं एक बहुत खतरनाक आदमी हूं। यहां देखो। वह तेजी से आगे आया। उसने कूड़ेदानी को कब्जे में लिया और अपने विशाल भूरे हाथों से इसे वक्राकर मोड़ दिया। इसे देखकर तुम खुद को मेरी पकड़ से दूर ही रखो। वो गुर्राया और मुड़ी हुई कूड़ेदानी को फायरप्लेस में फेंकते हुए वो लंबे कदम भरता हुआ कमरे के बाहर चला गया। बहुत ही मिलनसार आदमी प्रतीत होता है, होम्स ने हंसते हुए कहा। मैं उतना भारी भरकम तो नहीं, किंतु यदि वो रुकता तो मैं उसे दिखा देता कि मेरी पकड़ भी उससे कमजोर नहीं। कहते हुए उसने इस्पात की कूड़ेदानी उठाई और झटके के प्रयास से इसे पूर्ण सीधा कर दिया। उसकी धृष्टता तो देखो। मुझ जैसे अधिकृत जासूस को बर्बाद करने की कल्पना करता है। यह घटना हमारी जांच के प्रति हमारे उत्साह को बढ़ा देती है। फिर भी मैं केवल ये विश्वास करता हूं कि हमारी नन्ही दोस्त अपनी विवेकहीनता के कारण इस क्रूर व्यक्ति से अपना पीछा कराकर कष्ट नहीं उठाएगी। और अब वॉटसन, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए और इसके बाद मैं डॉक्टर्स कॉमन्स जाऊंगा, जहां कुछ जानकारियां हासिल होने की मुझे आशा है, जो इस मामले में हमारी सहायता कर सकती है। लगभग 1 बज रहा था जब शर्लॉक होम्स अपनी सैर से लौटे। उसके हाथ में नीले कागज की एक शीट थी जिस पर अव्यवस्थित तरीके से आंकड़े और ब्योरो लिखे हुए थे।
मैंने डॉक्टर रॉयलॉट के मृत पत्नी की वसीयत देखी है, उसने कहा। इसका सटीक अर्थ निर्धारित करने के लिए मुझे इससे संबंधित निवेशों के वर्तमान मूल्यों के विषय में हिसाब किताब तैयार करना पड़ा। पत्नी की मृत्यु के समय कुल आय लगभग 1100 पाउंड थी, जो अब कृषि मूल्यों में गिरावट के कारण 750 पाउंड से अधिक नहीं है। विवाह होने की स्थिति में हर पुत्री कम से कम 250 पाउंड की आय का दावा कर सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि दोनों पुत्रियों की शादी हो चुकी होती तो ये फायदा केवल अल्पांश ही रह गया होता, जबकि उन दोनों में से किसी एक की भी शादी डॉक्टर रॉयलॉट की स्थिति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती थी। मेरी सुबह की मेहनत व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि यह साबित हो गया है कि उसके पास बहुत ही मजबूत प्रयोजन है जो इस आय के बाकी दावेदारों को रास्ते से हटाने के लिए काफी है। और अब वॉटसन, समय बर्बाद करना बहुत ही गंभीर होगा, खासकर तब जब बूढ़ा व्यक्ति सचेत हो गया है कि हम खुद ही उसके मामले में रुचि ले रहे हैं। अतः यदि तुम तैयार हो तो हम एक बग्गी बुलाएंगे और वॉटरलू चलेंगे। मैं बहुत ही आभारी होऊंगा यदि तुम अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में डालकर ले चलो। एली नंबर 2, स्टील की कूड़ेदानी में गांठ लगा सकने वाले इस सज्जन के लिए एक बहुत ही बढ़िया जवाब है। मैं सोचता हूं ये और एक टूथब्रश को ले चलना ही हमारे लिए काफी होगा। वॉटरलू पर लेदरहेड के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए हम भाग्यशाली रहे, जहां हमने स्टेशन की सराय में एक 2 पहिया गाड़ी भाड़े पर ली और खूबसूरत सरी लेन से होते हुए 4 या 5 मील तक की सवारी की। यह सुहाना दिन था, सूर्य चमकदार था और कुछ मुलायम ऊनी बादल आसमान में थे। नम मिट्टी की सुहानी सुगंध से हवा ओत-प्रोत थी। कम से कम मेरे लिए यह सुहाने बसंत के आगमन और इस अमंगलकारी जांच जिसमें हमें लगाया गया था के बीच एक विचित्र विरोधाभास था। 2 पहिया गाड़ी के अगले हिस्से में बैठा मेरा साथी, जिसकी बाहें बंधी हुई मुद्रा में थी, हैट नीचे की तरफ उसकी आंखों के ऊपर थे और ठोड़ी उसकी छाती को छू रही थी, गहनतम चिंतन में लीन था। अचानक उसने मेरे कंधे पर हल्का सा धक्का दिया और घास के मैदान की तरफ इशारा किया। वहां देखो। एक हल्के ढलान पर भारी मात्रा में टिम्बर के वृक्ष सीधे खड़े थे। वहां शाखाओं के बीच से एक बहुत पुरानी हवेली की स्लेटी रंग की त्रिकोणीय छत और छत का ऊंचा मुख्य स्तंभ बाहर निकला हुआ था। स्टॉकमोरॉन, उसने कहा। स्टॉकमोरॉन? शर्लॉक ने पूछा। हाँ सर, वही डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट का मकान है, चालक ने टिप्पणी की। वहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, हम वहीं जा रहे हैं, होम्स ने कहा। वहां गांव है। बाईं तरफ से कुछ दूरी पर स्थित छतों के झुरमुट की ओर संकेत करते हुए चालक बोला, किंतु यदि आप घर पहुंचना चाहते हैं तो इस सीढ़ीनुमा मार्ग से होकर और उसके बाद खेतों के रास्ते वहां जाना आप लोगों को छोटा पड़ेगा। वो वहां है जहां वो महिला टहल रही है। ओह, वह महिला मेरी समझ से मिस टोनर है, होम्स ने कहा। हाँ, मैं सोचता हूं कि जैसा तुमने परामर्श दिया है वैसा करना हमारे लिए ठीक रहेगा। हम गाड़ी से उतरे, अपने भाड़े को चुकाया
और वह 2 पहिया गाड़ी खड़खड़ाते हुए वापस अपने रास्ते लेदरहेड के लिए चली गई। जैसे ही हम सीढ़ीनुमा रास्ते पर चढ़े, होम्स ने कहा, ये अच्छा होगा कि ये गाड़ी चालक ये समझे कि हम आर्किटेक्ट के रूप में या किसी खास काम से यहाँ आए हैं। इससे उसकी अफवाह को विराम लग सकता है। गुड आफ्टरनून मिस टोनर। देखिए, हम अपने कहे मुताबिक आ गए हैं। सुबह वाली हमारी क्लाइंट अपने चेहरे पर सुस्पष्ट खुशी लिए हुए हमसे मिलने के लिए जल्दी से आगे आई। मैं बड़ी बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। हमारे साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए उसने कहा, सभी को बहुत अच्छे तरीके से बाहर भेज दिया गया है। डॉक्टर रॉयलॉट शहर गए हैं और ये संभव नहीं है कि शाम होने से पहले वो वापस लौट पाएंगे। हमें डॉक्टर से जान पहचान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, होम्स ने कहा, और फिर कुछ शब्दों में उसने सारी बात बताई। जैसे ही मिस टोनर ने यह सुना, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हे ईश्वर, उसने मेरा पीछा किया है। ऐसा ही प्रतीत होता है। वो इतना चालाक है, मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि कब मैं उससे सुरक्षित हूं। जब वो वापस आएगा तो ना जाने क्या कहेगा। उसे खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि कोई उसके पीछे है जो उससे भी अधिक चालाक है। आज रात उससे बचते हुए आप स्वयं को अपने कमरे में बंद रखेंगी। यदि वो हिंसक होता है तो हम आपको आपके मौसी के पास हैरो छोड़ाएंगे। अब हमें हमारे समय का सबसे बेहतर उपयोग करना चाहिए। अतः कृपया हमें तुरंत ही उन कमरों में ले चलें जिनका हमें मुआयना करना है। धूसर रंग का बिल्डिंग पत्थरों पर काई पड़ चुकी थी, जिसमें एक ऊंचा केंद्रीय हिस्सा था और दोनों ओर बाहर की तरफ एक घुमावदार भाग, केकड़े के पंजे के समान। इन घुमावदार भागों में से एक की खिड़कियां टूटी हुई थी और जिसे लकड़ी की तख्तियों से जड़ दिया गया था, जबकि छत कुछ हद तक ढह गई थी, जो देखने में खंडर दिखती थी। केंद्रीय भाग कुछ बेहतर हालत में मरम्मत किया हुआ था, किंतु दाहिनी तरफ का हिस्सा तुलना में नया था और खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे तथा चिमनियों से ऊपर की तरफ निकलता गोल गोल घुमावदार नीला काला धुआं दिखाता था कि यह वह जगह थी जहां परिवार रहता था। अंतिम दीवार के सामने कुछ मचान सा खड़ा किया गया था और इसके भीतर पत्थर की चिनाई टूटी हुई थी, किंतु हमारे दौरे के समय वहां किसी श्रमिक के होने की कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। अव्यवस्थित ढंग से कटे लॉन में होम्स धीरे धीरे आगे पीछे टहलने लगा और बड़ी सूक्ष्मता से उसने खिड़कियों के बाहरी भागों को निरीक्षण किया। मेरे विचार से ये वह कमरा है जिसमें तुम सोती हो। बीच वाला तुम्हारी बहन का है और मुख्य बिल्डिंग से अगला वाला डॉक्टर रॉयलॉट का कमरा है। बिल्कुल ऐसा ही है, किंतु अब मैं बीच वाले कमरे में सोती हूं। निस्संदेह मरम्मत के काम के कारण। वैसे उस अंतिम दीवार में मरम्मत की कोई बहुत आवश्यकता तो दिखाई नहीं देती। कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे विश्वास है कि मुझे मेरे कमरे से हटाने के लिए यह एक बहाना था। ओह, अब इस संकरे हिस्से की दूसरी तरफ से होता हुआ वो गलियारा है जिससे होकर ये 3 कमरे खुलते हैं। निश्चित तौर पर इनमें खिड़कियां भी होंगी। हाँ, लेकिन बहुत ही छोटी हैं, इतनी संकरी कि उनमें से कोई निकल नहीं सकता।
जैसा कि तुम दोनों रात को अपने कमरे बंद कर लेती थी, तो उस तरफ से तुम्हारे कमरे में नहीं जाया जा सकता। अब क्या तुम अपने कमरे के अंदर जाने और अपने कपाटों को बंद करने की कृपा करोगी? मिस टोनर ने ऐसा ही किया और फिर शुरू से अंत तक खुली खिड़की का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद होम्स ने हर तरीके से जोर लगाकर कपाट को खोलने का प्रयत्न किया, किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें एक संकरी दरार तक नहीं थी जिससे होकर कपाट की छड़ को उठाने के लिए चाकू अंदर से गुजारा जा सके। फिर उसने अपने आवर्धक लेंस से कपाटों के कब्जों की जांच की, किंतु वे ठोस लोहे के बने हुए थे जिन्हें भारी राजगिरी से दृढ़ता से जड़ा गया था। कुछ पेचीदगी से अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए उसने कहा, मेरा सिद्धांत निश्चित तौर पर कुछ कठिनाइयां बताता है। इन कपाटों से कोई भी नहीं गुजर सकता यदि वे बंद थे। खैर, हम देखेंगे, शायद अंदर से इस मामले में कुछ प्रकाश पड़े। किनारे का छोटा दरवाजा उस सफेद पूते गलियारे के भीतर की तरफ जाता था जिसमें से होकर ये तीनों शयन कक्ष खुलते थे। होम्स ने तीसरे कमरे का मुआयना करने से मना कर दिया, अतः हम तुरंत ही दूसरे वाले कमरे में पहुंचे जिसमें अब मिस टोनर सोया करती हैं और जिसमें उसकी बहन अपनी नियति को प्राप्त हुई थी। ये एक साधारण छोटा सा कमरा था जिसकी छत नीचे थी और इसमें एक खुला हुआ फायरप्लेस था जैसे कि पुराने मकानों में होता है। एक कोने में कपड़े रखने की भूरे रंग की एक अलमारी खड़ी थी और दूसरे कोने में एक पतला सफेद पलंगपोश बिस्तर। खिड़की के बाईं ओर ड्रेसिंग टेबल था। ये चीजें बेत की बनी दो छोटी कुर्सियों के साथ कमरे का पूरा फर्नीचर था। इसके अतिरिक्त बीच में चौकोर विल्टन कालीन रखा गया था। इर्द गिर्द लगे लकड़ी के बोर्ड और दीवारों की चौखट भूरे रंग की ओक की लकड़ी की थी और इतनी पुरानी थी कि संभवत इन्हें तब लगाया गया था जब भवन को मूलत बनाया गया था। होम्स ने उन कुर्सियों में से एक को कोने में खींचा और चुपचाप उस पर बैठ गया। इस दौरान उसकी आंखें गोल गोल ऊपर नीचे घूमते हुए उस कमरे का हर एक ब्यौरा ले रही थी। उस घंटे का संपर्क कहां तक जाता है? उसने घंटे बांधने वाली एक मोटी रस्सी जो बिस्तर के समीप ही नीचे लटकी हुई थी और जिसकी लटकन वास्तव में तकिए के ऊपर पड़ी थी, उस तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये रस्सी आया के कमरे तक जाती है। अन्य वस्तु के तुलना में ये घंटी काफी नई दिखाई पड़ती है। हाँ, इसे वहां कुछ वर्षों पहले ही लटकाया गया था। मेरे अनुमान में तुम्हारी बहन ने इसके लिए कहा होगा। नहीं, इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने उसे कभी नहीं सुना। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी हम उसे हमेशा स्वयं ही ले आया करते थे। वास्तव में इतने बढ़िया घंटे को वहां लटकाना अनावश्यक प्रतीत होता है। कुछ क्षणों के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? मैं इस दौरान इस फर्श का मुआयना करना चाहता हूं। अपने चेहरे के ऊपर अपने हाथ में लिए आवर्धक लेंस को रखते हुए उसने खुद को नीचे झुकाया और तेजी से आगे पीछे सरकते हुए लकड़ी की पट्टियों के बीच की दरारों का बारीकी से मुआयना करने लगा। उसके बाद वैसा ही उसने लकड़ी के साथ किया जिससे कमरे को मढ़ा गया था।
अतः वह बिस्तर के इर्द गिर्द गया और कुछ समय इसे घूरने में और दीवार को ऊपर नीचे देखने में अपनी आंखें फेरी। आखिरकार उसने घंटे की रस्सी अपने हाथ में पकड़ी और फुर्ती से इसे झटके के साथ खींचा। अरे, ये तो दिखावटी है, होम्स ने कहा। क्या ये बच नहीं सकती? नहीं, यहां तक कि ये रस्सी घंटे में लगने वाली किसी धातु की छड़ से भी नहीं जुड़ी हुई है। ये बहुत ही रोचक है। तुम देख सकती हो कि ये रस्सी एक हुक से बंधी हुई है, जिसके ठीक ऊपर उस रोशनदान के लिए छोटा सा खुला हुआ छेद है। मैं कितनी मूर्ख हूं, इस पर पहले कभी मैंने गौर ही नहीं किया। बहुत ही विचित्र है। रस्सी खींचते हुए होम्स बड़बड़ाया। इस कमरे के बारे में एक या दो बातें बहुत ही असामान्य हैं। उदाहरण के लिए, एक वास्तुकार कितना मूर्ख होगा जो दूसरे अन्य कमरे में रोशनदान खोलता है, जबकि उसी समस्या का निपटारा वो बाहरी हवा के भीतर आने के लिए रोशनदान बनाकर कर सकता है। यह भी एक नई बात है, मिस टोनर ने कहा। यह उसी समय किया होगा जब घंटे की रस्सी लटकाई गई होगी, होम्स ने टिप्पणी की। हां, उस समय कई प्रकार के छोटे मोटे परिवर्तन किए गए थे। ये बहुत विचित्र बातें लगती हैं। दिखावटी घंटे की रस्सियां और रोशनदान जिससे हवा ना आती हो। मिस टोनर, आपकी इजाजत हो तो हम दूसरे कमरे में अपना अनुसंधान करेंगे। डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट का कमरा उसकी सौतेली पुत्री के कमरे से बड़ा था, किंतु उतनी ही सादगी से सुसज्जित था। एक सफरी पलंग, काठ की बनी एक छोटी शेल्फ जो किताबों से भरी थी, जिसमें ज्यादातर किताबें तकनीकी संबंधी थी। पलंग के पास पड़ी एक आराम कुर्सी, दीवार से लगी लकड़ी की एक साधारण कुर्सी, एक गोल मेज और लोहे की एक बड़ी अलमारी। यही वे मुख्य वस्तुएं थीं जो दृष्टिगोचर होती थी। होम्स कमरे का फेरा लगाते हुए धीरे धीरे टहला और बहुत ही दिलचस्पी से रुचि लेते हुए उसने हर एक चीज का और उन सब चीजों का मुआयना किया। इसमें क्या है? अलमारी को ठटकाते हुए उसने पूछा। मेरे सौतेले पिता के व्यावसायिक कागजात। ओह, तब तुमने इसके अंदर देखा है? केवल एक बार, कुछ वर्षों पहले। मुझे याद है कि ये कागजातों से भरी पड़ी थी। उदाहरण के लिए, इसमें कोई बिल्ली तो नहीं है? नहीं। कैसा विचित्र विचार है। खैर, इसे देखो। उसने दूध की एक छोटी तश्तरी उठाई जो इस पर सबसे ऊपरी खड़ी हुई स्थिति में रखी थी। नहीं, हम बिल्ली नहीं पालते, किंतु एक चीता और एक बबून है। अरे हाँ, निश्चित ही। खैर, चीता भी एक बड़ा बिल्ली है और मेरी राय में संभवत एक तश्तरी दूध से इसकी जरूरतें बहुत अधिक तृप्त नहीं की जा सकती। एक बिंदु है जिसे मैं तय करना चाहूंगा। वह लकड़ी की कुर्सी के सामने पालती मारकर बैठ गया और इसकी बैठक की बड़े ध्यान से जांच की। धन्यवाद। उठते हुए और आवर्धक लेंस को अपनी जेब में रखते हुए उसने कहा, यहां कई रोचक वस्तु हैं। वह चीज जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया था एक छोटा चाबुक था जो पलंग के कोने पर लटका था।
हालांकि यह चाबुक मुड़ा हुआ था और इसे बांधा गया था जिससे व्हिप कॉर्ड के एक फंदे की आकृति बनाई जा सके। इससे तुमने क्या निष्कर्ष निकाला वॉटसन? ये एक बहुत ही साधारण चाबुक है, किंतु मैं ये नहीं जानता कि इसे क्यों बांधा गया होगा। ये बात इतनी भी साधारण नहीं है क्या? देखो, यह एक दुष्ट दुनिया है और जब एक होशियार आदमी अपने दिमाग को अपराध करने के लिए लगाता है तो यह सबसे बुरा होता है। मिस टोनर, मैं सोचता हूं कि मैंने काफी मुआना कर लिया है और हम आपकी अनुमति से लॉन में चलेंगे। मैंने अपने मित्र के चेहरे को कभी इतना गंभीर या उसके मस्तक पर इतना बल पड़ते हुए नहीं देखा जैसा कि यह उस समय हुआ था जब हम इस जांच के दृश्य स्थल से लौटे थे। हम लॉन में कई बार यहां वहां टहलते रहे। ना ही मिस टोनर और ना ही मैं होम्स के चिंतन में खलल डालना चाहते थे, तब तक जब तक कि वो स्वयं अपनी कल्पना से जाग न जाए। होम्स ने कहा, यह बेहद जरूरी है मिस टोनर कि हर तरह से आप मेरी सलाह पूर्णता माने। मैं निश्चित तौर पर ऐसा ही करूंगी। मामला अति गंभीर है। आपका जीवन आपके अनुपालन पर निर्भर कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपके हाथों में हूं। पहली बात, मुझे और मेरे मित्र हम दोनों को आपके कमरे में रात बितानी होगी। मिस टोनर और मैं, हम दोनों ने ही आश्चर्य से उसे घूरा। हां, ऐसा ही करना होगा। मुझे समझाने दो। मैं यकीन करता हूं कि वहां उस जगह वो गांव की सराय है। हाँ, वो ग्राउंड है। बहुत अच्छा। वहां से तुम्हारी खिड़कियां दिखाई देती होंगी? निश्चित रूप से। जब आपके सौतेले पिता वापस आए तो सिरदर्द का दिखावा कर आप खुद को अपने कमरे में जरूर बंद कर लेना। फिर जब डॉक्टर रॉयलॉट सोने के लिए अपने कमरे में जाए तब आप अपनी खिड़की के कपाटों को अवश्य खोल देना, कुंडी खोल देना। वहां अपने लैम्प को हमारे लिए संकेत के रूप में रख देंगी और फिर एक चीज जिसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है उसे लेकर चुपचाप उस कमरे में चली जाएंगी जिसे रहने के लिए आप उपयोग करती थी। मुझे संदेह नहीं है कि मरम्मत के काम के बावजूद भी एक रात के लिए उस कमरे में रहा जा सकता है। हाँ, निस्संदेह। शेष बातें आप हमारे हाथों में छोड़ देंगी। लेकिन आप करेंगे क्या? हम आपके कमरे में रात बिताएंगे और इस आवाज के होने के कारण की जांच करेंगे जिसने आपको व्यतीत कर रखा है। मुझे यकीन है मिस्टर होम्स, आप पहले ही अपना मन बना चुके हैं। शर्लॉक की बाह पर अपना हाथ रखते हुए मिस टोनर ने कहा, संभवत बना लिया है। तब भगवान के लिए मुझे बताएं कि मेरी बहन की मृत्यु का कारण क्या था। बोलने से पहले मैं स्पष्ट प्रमाणों को प्राप्त करना पसंद करूंगा। कम से कम आप इतना तो बता सकते हैं, क्या मेरी आशंका सही है और क्या वो किसी अचानक हुए भय से मरी थी? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूं कि संभवत कुछ और ही इंद्रिय गोचर कारण था। और अब मिस टोनर, हमें आपको छोड़कर निकलना चाहिए, क्योंकि यदि डॉक्टर रॉयलॉट लौट आते हैं और हमें देख लेते हैं तो हमारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। अलविदा। और हिम्मत रखिएगा, क्योंकि यदि आप वो करेंगी जो मैंने आपसे कहा है तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि हम जल्द ही
आप उन खतरों से निजात दिला सकेंगे जिन्होंने आपको आशंकित कर रखा है। क्राउन सराय में हमें एक शयन कक्ष और बैठक कक्ष की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। वे ऊपरी तल पर स्थित थे और हमारी खिड़की से हम पेड़दार पथ के प्रवेश द्वार और स्टोक मोरॉन की विशाल कोठी के उस हिस्से जिसमें निवास किया जाता था पर पहरा दे सकते थे। गोधूली होने पर हमने डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉर्ड को जाते हुए देखा। उसकी अस्पष्ट विशाल आकृति के बगल में एक लड़के की छोटी सी आकृति भी थी जो उसे गाड़ी में ले जा रहा था। लड़के को लोहे के भारी दरवाजे को खोलने में थोड़ी कठिनाई हुई थी और हमने डॉक्टर की आवाज की कर्कश दहाड़ भी सुनी थी। वो 2 पहिया गाड़ी चली गई और कुछ ही मिनटों बाद अचानक ही हमें वृक्षों के बीच से एकाएक रोशनी आती हुई दिखाई दी, मानो लैम्प को बैठक वाले कमरों में से किसी एक में जलाया गया था। अंधेरा होने पर हम साथ बैठे हुए थे। तब होम्स ने कहा, क्या तुम जानते हो वॉटसन, वास्तव में आज रात तुम्हें साथ ले जाने के संबंध में मुझे कुछ झिझक महसूस हो रहा है। वहां एक सुस्पष्ट खतरे का लक्षण मौजूद है। क्या मैं सहायता के लिए चल सकता हूं? तुम्हारी उपस्थिति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तब मैं अवश्य चलूंगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तुम जरा खतरे को स्पष्ट रूप से बताओ। इन कमरों में स्पष्ट रूप से तुमने उससे ज्यादा ही देखा है जितना मुझे दिखा था। नहीं, किंतु मेरा सोचना है कि मैं थोड़ा अधिक निष्कर्ष निकाल सकता हूं। मेरा अनुमान है कि तुमने भी वही देखा है जो मैंने देखा है। मैंने उस घंटे की रस्सी के सिवाय और कुछ गौर करने योग्य नहीं देखा, और यह किस उद्देश्य हेतु लगाई गई थी मैं स्वीकारता हूं कि यह बात मेरी कल्पना के परे है। तुमने रोशनदानी को भी तो देखा था? हाँ, लेकिन मैं नहीं सोचता कि 2 कमरों के बीच एक छोटे छेद का होना इतनी अधिक असाधारण बात है। यह इतना छोटा था कि मुश्किल से एक चूहा भी इससे निकल सके। स्टॉक मोरॉन आने से पहले ही मैं जानता था कि हम एक रोशनदानी पाएंगे। ओह होम्स, अरे नहीं, हाँ मैं जानता था। तुम याद करो, मिस स्टोनर ने अपने कथन में हमें कहा था कि उसकी बहन डॉक्टर रॉयलॉर्ड के सिगार की गंध सूंघ सकती थी। अब निश्चित तौर पर यह बात तुरंत ही सूझती है कि दोनों कमरों के बीच में एक संपर्क संचार जरूर होना चाहिए। ये संपर्क छोटा ही हो सकता था, अन्यथा इसका जिक्र कॉर्नर की जांच रिपोर्ट में होता। मैंने एक रोशनदान होने का निष्कर्ष निकाला था, परंतु ऐसा होने से वहां क्या अनिष्ट हो सकता है? अच्छा, कम से कम तारीखों का एक अजीब संयोग है। एक रोशनदान बनाया गया, एक रस्सी लटकाई गई और एक औरत जो बिस्तर पर सोती हुई मर गई। क्या ये बातें तुम्हें नहीं खटकती? मैं अभी तक इसमें कोई संबंध नहीं देख सकता हूं। क्या तुमने उस पलंग के बारे में कोई बहुत ही विशेष बात गौर की थी? यही कि वो फर्श पर कसा हुआ था। क्या पहले कभी तुमने इस प्रकार से फर्श में जड़ा हुआ पलंग नहीं देखा? मैं कह नहीं सकता कि मैंने देखा है। वो औरत अपना पलंग खिसका नहीं सकती थी। ये हमेशा रस्सी और रोशनदान की उसी सापेक्ष स्थिति में रहा होगा, या
लगभग रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसे कभी भी रस्सी खींचने के लिए नहीं जड़ा गया था। होम्स, मैं धुंधले तौर पर देख पा रहा हूं कि तुम किस चीज पर इशारा कर रहे हो। हम बिल्कुल ठीक समय पर किसी संकरे और भयानक अपराध को रोकने के लिए पहुंचे हैं। पर्याप्त रूप से संकरे और पर्याप्त रूप से भयानक। जब कोई डॉक्टर अपराध करने पर उतारू होता है तो वो अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अपराधियों में नंबर 1 होता है, उसके पास बुद्धि होती है और उसके पास ज्ञान होता है। पामर और प्रिचर्ड दोनों ही अपने पेशे में श्रेष्ठ थे। ये व्यक्ति ज्यादा ही हैरान करने वाला है, लेकिन मेरी समझ में हम अभी भी उससे ज्यादा हैरान कर पाएंगे। लेकिन रात के बीतने से पहले हमें यह पर्याप्त भय का सामना करना पड़ेगा। भगवान के लिए सब ठीक ठाक हो। इसके लिए हम शांत होकर एक पाइप पीते हैं और कुछ घंटों के लिए अपने दिमाग को किसी ज्यादा सुखद चीज में लगाते हैं। 9 बजे के लगभग वृक्षों के बीच से आता हुआ प्रकाश बुझ गया था और उस विशाल कोठी की दिशा में पूरी तरह से अंधेरा था। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत गए और फिर अचानक 11 बजे का घंटा बजते ही एक लौती तेज रोशनी ठीक हमारे सामने चमक उठी। ये हमारे लिए संकेत है, अपने पांव पर उछलते हुए होम्स ने कहा। ये बीच वाली खिड़की से आ रही है। जैसे ही हम बाहर आए, उसने सराय मालिक से कुछ बात की। उसे समझाया कि हम अपने एक परिचित से देरी से मिलने जा रहे थे और यह कि संभव था कि हम रात वहीं बिताएं। एक क्षण बाद हम बाहर अंधेरी सड़क पर थे। ठंडी हवा हमारे चेहरे से होकर बह रही थी। हमारे सामने अंधकार से होकर गुजरती हुई एक टिमटिमाती पीली रोशनी हमें हमारे उदासीपूर्ण लक्ष्य की दिशा का बोध करा रही थी। अहाते में प्रवेश करने में थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि बिना मरम्मत हुई दरारें पुराने उद्यान के दीवार में मुंह बाए खड़ी थी। अपना रास्ता पेड़ों के बीच से बनाते हुए हम लॉन में पहुंचे। इसे पार किया और हम खिड़की से होकर प्रवेश करने ही वाले थे कि पुनांग झाड़ियों का एक गुच्छा वहां से टकराते हुए निकल गया, जो ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक डरावना और एक विकृत बच्चा हो, जिसने दूर जाते ही खुद को घास पर फेंका और फिर तेजी से लॉन से होता हुआ अंधेरे में चला गया। मैं फुसफुसाया, हे भगवान, क्या तुमने इसे देखा? एक क्षण के लिए होम्स भी उतना ही चौंका जितना मैं। उसका हाथ शिकंजे की तरह मेरी कलाई के ऊपर कसकर बंध गए थे। फिर धीमे स्वर में वो हंसा और अपने होंठ को मेरे कान से लगा दिया। उसने धीरे से कहा, वो बबून है। मैं उन विचित्र पालतुओं को भूल गया था जिन्होंने डॉक्टर को प्रभावित किया था, जिनमें एक चीता भी था, संभवत जिसे किसी क्षण हम अपने कंधे पर पाते। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे मेरे दिमाग में सहजता का एहसास तब हुआ जब होम्स का अनुसरण करते हुए और अपने जूतों को उतार कर मैंने खुद को शयन कक्ष के भीतर पाया। मेरे साथी ने बिना आवाज किए कपाटों को बंद किया, लैम्प को मेज पर रखा और अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने इसे दिन के समय देखा था। फिर मेरी तरफ सरकते हुए और अपने हाथ से दूरी बनाते हुए वो एक बार फिर से
मेरे कान में इतने धीमे से फुसफुसाया कि उसने क्या शब्द कहे केवल यही अंतर कर सकता था। हल्की सी भी आवाज हमारी योजनाओं के लिए घातक होगी। ये जताने के लिए कि मैंने ये सुन लिया था, मैंने हामी से सर हिलाया। हमें बिना रोशनी के ही बैठना होगा। वह इसे रोशनदान से देख सकता है। मैंने पुनः हामी से सिर हिलाया। सो मत जाना। तुम्हारी अनमोल जिंदगी इस बात पर निर्भर हो सकती है। अपनी पिस्तौल उस स्थिति के लिए तैयार रखना जब हमें इसकी आवश्यकता हो। मैं पलंग के किनारे बैठा हूंगा और तुम उस खिड़की पर। मैंने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली और इसे मेज के एक कोने पर रख दिया। होम्स एक लंबी पतली बेत ले आया था और इसे उसने पलंग पर अपने समीप रख दिया। इसके समीप ही अपने माचिस के एक डिब्बे और मोमबत्ती के कुछ टुकड़े भी रख दिए। फिर उसने लैम्प बुझा दिया और अब हम अंधेरे में थे। मैं कभी भी उस भयावह रात को भूल नहीं पाऊंगा। मैं कोई आवाज नहीं सुन सकता था, यहां तक कि सांस लिए जाने की भी नहीं। पर फिर भी मैं जानता था कि मेरा साथी मुझसे कुछ फीट की दूरी पर उसी तरह के मानसिक दबाव में था जैसा कि मैं। कपाटों ने बहुत ही कम रोशनी का आना भी रोक दिया था और हम पूर्ण अंधकार में प्रतीक्षारत थे। कभी कभी एक रात्रिचर पक्षी की चींची की आवाज बाहर से आ जाती थी और एक बार ठीक हमारी खिड़की पर एक बिल्ली के चीखने जैसी लंबी आवाज हुई थी, जिसने मुझे बताया कि चीता वाकई में स्वतंत्र था। दूर कहीं से हम एक चर्च के घंटे की गहरी तान को सुन सकते थे। 12 बजे और फिर 1, 2 और 3 बजे का घंटा बजा और अभी भी हम चुपचाप बैठे, जो कुछ भी घटित हो सकता था उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक ही रोशनदान की दिशा में एक क्षण के लिए एक रोशनी चमकी थी, जो तुरंत ही ओझल हो गई, किंतु इसके पश्चात जलते तेल और गर्म धातु की तेज गंध आने लगी। अगले वाले कमरे में किसी ने एक अंधेरी लालटेन जलाई थी। मुझे चलने की एक धीमी आवाज सुनाई दी और एक बार फिर से सब कुछ शांत हो गया। हालांकि गंध और अधिक तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं अपने कान खड़े किए बैठा रहा। फिर अचानक ही एक अन्य ध्वनि सुनाई दी, एक अत्यंत धीमी शांतिदायक ध्वनि, जैसे केतली से भाप की एक छोटी धारा अनवरत निकल रही हो। जिस क्षण हमने इसे सुना था, होम्स पलंग से उछल पड़ा। उसने माचिस की एक तिली जलाई और घंटे की रस्सी पर अपनी बेत को पागलों की तरह पटकने लगा। वॉटसन, तुम इसे देखो, तुम इसे देखो, वो चिल्लाया, किंतु मुझे कुछ नहीं दिखा। उस क्षण जब होम्स ने माचिस की तीली जलाई, मैंने एक धीमी स्पष्ट सीटी की आवाज सुनी थी, किंतु मेरी थकी आंखों में अचानक
चमकी रोशनी ने मेरे लिए ये बताना असंभव कर दिया था कि वो क्या था जिस पर मेरे मित्र ने इतनी बुरी तरह से बेत पटकी थी। फिर भी मैं देख सकता था कि उसका चेहरा अत्यधिक सफेद पड़ गया था और भय तथा घृणा के भाव से भरा हुआ था। उसने बेत पटकना बंद नहीं किया और ऊपर रोशनदान की ओर टटकी लगाए देख रहा था। तभी रात के सन्नाटे में अचानक ही एक अत्यधिक डरावनी चीख गूंज उठी, जिसे शायद ही पहले कभी मैंने सुनी होगी। ये बढ़कर तेज और तेज हो गई। पीड़ा, भय और क्रोध की एक कर्कश चिल्लाहट जो मिलकर एक भयावह चीख में तब्दील हो गई। वे कहते हैं कि दूर नीचे गांव में और यहाँ तक कि दूर स्थित पादरी के निवास स्थान तक उस चीख ने सोते हुए लोगों को उनके बिस्तरों से उठा दिया था। इसने हमारे दिलों को कपा दिया था और मैं खड़ा होम्स की ओर और वो मुझे घूर रहा था, जब तक कि इसकी आखिरी प्रतिध्वनियां उस सन्नाटे में विलीन नहीं हो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? गहरी सांस लेते हुए मैंने पूछा। इसका तात्पर्य यह है कि खेल खत्म हो गया है और संभवत आखिरकार ये अच्छी नियति से हुआ है। अपनी पिस्तौल लो और अब हम डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में प्रवेश करेंगे। एक गंभीर मुखमुद्रा से उसने लैंप चलाया। उसने कक्ष के दरवाजे को 2 बार खटखटाया था, जिसके भीतर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर उसने हैंडल को घुमाया और प्रवेश किया। मैं अपने हाथ में पिस्तौल ताने हुए उसके पीछे था। ये एक असामान्य दृश्य था जिसे हमारी आंखों ने देखा था। मेज पर एक अंधेरी लालटेन थी जिसका कपाट आधा खुला था, जो रोशनी की एक शानदार किरण लोहे की अलमारी पर फेंक रही थी। अलमारी का दरवाजा अधखुली स्थिति में था। इस मेज के समीप लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट एक लंबे स्लेटी ड्रेसिंग गाउन में लिपटा हुआ और उसके पैर लाल रंग के एड़ी रहित तुर्की हवाई चप्पलों में उसकी गोद में एक कोने से दूसरे कोने तक जाता हुआ एक छोटे कूंदे वाला लंबा चाबुक पड़ा था, जिसे दिन के समय हम लोग पहले ही देख चुके थे। उसकी ठुड्डी ऊपर की तरफ आधी खुली हुई अवस्था में थी और उसकी आंखें भयावह ढंग से स्थिर थीं, जो जड़वत होकर छत के कोने को घूर रही थी। उसके माथे को घेरे हुए एक विशिष्ट पीले रंग की पट्टी लिपटी हुई थी, जिस पर भूरे रंग के धब्बे बने थे, जो देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके सर के इर्द गिर्द कसकर बांधी गई हो। जब हमने प्रवेश किया था तब ना ही उसने आवाज की और ना ही वो हिला। होम्स फुसफुसाया, पट्टी, छींटेदार पट्टी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तुरंत ही उसके विचित्र शिरोवस्त्र ने सरकना प्रारंभ कर दिया और उसके बालों में से इसने स्वयं को एक ऊंचाई तक उठाया। यह चिपटे हीरे जैसी आकृति के सिर वाला और फूली हुई गर्दन वाला एक टहलाने वाला सांप था। होम्स ने कहा, यह दलदल में रहने वाला जहरीला सांप है, भारत का सर्वाधिक जहरीला सांप। काटे जाने के बाद 10 सेकंड के भीतर ही वो मर गया होगा। सत्य है,
हिंसा करने वाले पर ही वापस चोट करती है और दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं उसमें गिरता है। हमें इस जीव को वापस इसकी जगह के भीतर ठेल देना चाहिए और फिर हम मिस टोनर को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं और स्थानीय पुलिस को बताते हैं कि क्या घटित हुआ था। अपनी बात कहते हुए उसने मृत व्यक्ति की गोद से चाबुक को फुर्ती से उठाया और सांप के गले में फंदा फेंकते हुए उसने इसे इसके डरावने ऊंचे स्थान से खींचा और एक हाथ की दूरी से इसे उठाते हुए इसे लोहे की अलमारी में फेंक दिया, जिसे उसने इसके अंदर बंद कर दिया। स्टोक मोरॉन के डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट की मृत्यु के वास्तविक तथ्य ऐसे हैं। ये आवश्यक नहीं कि मैं उस विवरण को लंबा खींचूं, जिसका ब्यौरा पहले से ही काफी लंबा खींच चुका है कि कैसे हमने ये दुखद समाचार उस भयभीत लड़की को बताया था, कैसे हम उसकी देखभाल के लिए उसे सुबह की गाड़ी से उसकी अच्छी मौसी के पास हैरो ले गए और कैसे आधिकारिक जांच की धीमी प्रक्रिया अपने निष्कर्ष तक पहुंची थी कि डॉक्टर अपनी नियति से उस दौरान मिला जब वो अविवेकपूर्ण ढंग से अपने खतरनाक पालतू के साथ खेल रहा था। मामले के विषय में जो थोड़ा कुछ जानना अभी मुझे बाकी था वो शर्लॉक होम्स ने अगले दिन लौटते समय समझा दिया। उसने कहा, मेरे प्यारे वॉटसन, मैं पूरी तरह से एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा था जो दर्शाता है कि अपर्याप्त आंकड़ों से राय कायम करना हमेशा कितना खतरनाक होता है। खानाबदोशों की उपस्थिति और पट्टी शब्द का प्रयोग जिसे उस बेचारी लड़की ने कहा था, निस्संदेह उस चीज की आकृति को स्पष्ट करने के लिए था जिसकी हल्की तुरत फुरत झलक को उसने अपनी माचिस की तीली की रोशनी में देखा था। ये ऐसे तथ्य थे जो मुझे पूरी तरह से गलत दिशा में गुमराह करने के लिए पर्याप्त थे। मैं केवल इस बात का दावा कर सकता हूं कि मैं तुरंत ही अपनी स्थिति पर पूर्ण विचार किया। फिर जब ये बात मुझे स्पष्ट हो गई कि इस कमरे में रहने वाले व्यक्ति को जिस भी खतरे की आशंका रही हो, वह खतरा खिड़की या दरवाजे से नहीं आ सकता, तब मेरा ध्यान तेजी से, जैसे कि मैंने पहले ही तुमसे कहा है, उस रोशनदान और बिस्तर पर नीचे की ओर लटकी हुई घंटे की रस्सी की तरफ आकृष्ट हुई। यह खोज कि यह दिखावटी थी और यह कि बिस्तर को जमीन से जुड़ा गया था, तुरंत ही मेरे मन में यह शक उठा कि रस्सी वहां एक पुल की तरह थी जो किसी चीज के इस सुराख से लेकर बिस्तर तक आने का जरिया थी। तुरंत ही एक सांप के होने का विचार मेरे मन में आया और जब मैंने इस तथ्य को अपनी इस जानकारी से जोड़ा कि डॉक्टर को भारत से विभिन्न प्रकार के जीवों की आपूर्ति करने का शौक है, तब मुझे बात समझ में आई। एक किस्म का जहर जिसका आसानी से किसी भी रासायनिक परीक्षण के जरिए खोज निकाला जाना असंभव है, उस चीज का उपयोग में लाना, इसका विचार एक चालक और निर्दयी व्यक्ति जिसने पूर्वी प्रशिक्षण ले रखा हो उसके दिमाग में आता। उसके नजरिए से जिस तेजी से ऐसा जहर प्रभाव दिखा सकता हो, यह बात भी उसके लिए लाभदायक हो सकती थी। वास्तव में ये कोई तेज नजर वाले कॉर्नर ही होगा जो उन दोनों छोटे गहरे छिद्रों को देख सकता है जो दिखाते हैं कि किस जगह पर जहरीले दांतों ने अपना काम कर दिया है। उसके बाद मैंने सीटी के बारे में सोचा।
निश्चय ही उसके शिकार के लिए सुबह की रोशनी हो, उससे पहले ही वो सांप को वापस बुला लाता होगा। उसने इसे प्रशिक्षण किया था। संभवत दूध के इस्तेमाल के जरिए जिसे हमने देखा था, वह उस समय वापस उसके पास लौट आए जब वो उसे पुकारे। वह इसे रोशनदान के जरिए उस समय जिसे वो सबसे ज्यादा उपयुक्त समझता था, इस निश्चितता के साथ भेजता था कि ये रस्सी के सहारे नीचे सरके और बिस्तर पर उतरे। ये कमरे में रहने वाले व्यक्ति को काट भी सकता था और नहीं भी। शायद वो हर रात 1 सप्ताह तक बचती रही, लेकिन देर सबेर उसे शिकार बनना ही था। उसके कमरे में दाखिल होने से काफी पहले ही मैं इन निष्कर्षों पर पहुंच चुका था। उसकी कुर्सी के निरीक्षण ने मुझे दिखाया कि वह इस पर खड़ा हुआ करता था, जो निश्चित रूप से लाजमी होगा उसके रोशनदान तक पहुंचने के लिए। अलमारी, दूध की तश्तरी और विपकॉट के फंदे का दिखाई देना किसी किस्म के संदेह जो हो सकता था को दूर कर दिया। मिस टोनर द्वारा सुनी जाने वाली धातु के खनकने की आवाज स्वाभाविक रूप से उसके सौतेले पिता द्वारा जल्दबाजी में अलमारी के खतरनाक निवासी को उसमें बंद करने के कारण पैदा हुई होगी। एक बार अपने दिमाग को तैयार कर लेने के बाद मामले को साबित करने के लिए मैंने जो कदम उठाए थे, तुम उसके बारे में जानते हो। जैसे ही मैंने उस जीव की आवाज सुनी, मुझे कोई शक नहीं है कि तुमने भी सुनी थी, और फिर तुरंत ही मैंने माचिस जलाई और इस पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये रोशनदान से होकर लौटने लगा। और ऐसा करने के कारण ये भी हुआ कि ये दूसरी ओर अपने मालिक की तरफ मुड़ गया। मेरी बेत की कुछ चोटों ने उसके सांप होने के एहसास को जगा दिया और उसकी सर्प प्रवृत्ति को भड़का दिया, ताकि यह उस व्यक्ति पर टूट पड़े जो इसे सबसे पहले दिखाई दे। इस तरह से निस्संदेह अप्रत्यक्ष मैं डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हूं, और मैं कह नहीं सकता कि संभवत इससे मेरी अंतरात्मा पर कोई भारी बोझ पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ऐसे कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।